क्लास वेरी वेरी गुड इवनिंग है सब लोगों को। सब लोग को मेरी आवाज आ रही है? कैन वी स्टार्ट? एवरीबडी इज एबल टू हियर मी? कैन वी स्टार्ट? बढ़िया। इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने बात किया है अबाउट द सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में हमने बात किया, जिसमें हमने फॉर्मूला देखा। फॉर्मूला था phi इज इक्वल टू Li, n phi इज इक्वल टू Li, E इज इक्वल टू माइनस L di/dt। ये फॉर्मूले हमने लास्ट लेक्चर में देखे। L यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया। इन द लास्ट लेक्चर हम लोग को यह पता चला कि जो इंडक्टर होता है वो स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आज हम इसी का फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा कि कितनी एनर्जी वो स्टोर करता है, उसका क्या फॉर्मूला है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर पढ़ा कि E इज इक्वल टू माइनस L di/dt होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, ठीक है। इसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो क्या टॉपिक का नाम क्या डालना चाहिए मुझे? टॉपिक का नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर स्लैश या फिर मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक रहेगा, ठीक है। और इस टॉपिक को समझने के लिए हम ये वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जो फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में निकाल के रखा हुआ, ठीक है। तैयार सब लोग? ध्यान से देखिए। सबसे पहले 11th स्टैंडर्ड में, क्लास 11th में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक फॉर्मूला सिखाया गया था। फॉर्मूला था EMF इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। क्लास 11th करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने ये फॉर्मूला देखा होगा। EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कितने लोगों ने EMF वर्ड पहले भी सुना हुआ है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कितने लोगों ने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पहले भी सुना हुआ है? आप जानते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब ही EMF होता है, यानी कि वोल्टेज होता है, यानी कि V होता है, बराबर। तो यहां से हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड। ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं। dW को हम यहां से क्या लिख सकते हैं? E इंटू डी क्यू। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर
डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू क्यों लिखा? डब्ल्यू अपॉन क्यू क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कभी भी आप वर्क डन करते हैं तो आप स्मॉल वर्क डन करते हैं, जिसकी वजह से स्मॉल चार्ज मूव होता है। तो इसलिए हरदम वर्क डन छोटा मानते हैं। तो वर्क डन अपॉन डी क्यू इस तरफ चले गया, ई डी डब्ल्यू इज ई इंटू डी क्यू। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं ये वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं ई की जगह पे। तो कैसे सब्स्टिट्यूट करूंगा? ई क्या होता है? एल डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू। डी क्यू तो पहले से ही था हमारे पास, तो हमने वो डी क्यू यहां पे लिख दिया, बराबर। अब क्या? डी डब्ल्यू बराबर, थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं, ठीक है? अच्छे से कैसे लिख सकते हैं इसको? एल डी आई और डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं। जरा देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस डी टी को उठा के इसके नीचे लिख दिया, डी क्यू के नीचे लिख दिया। पहला स्टेप आपको समझना है, ये फॉर्मूला कहां से आया? 11 से आया। थोड़ा उस फॉर्मूले में चेंजमेंट किया, डी डब्ल्यू एक तरफ रखा, ई इंटू डी क्यू किया। अगले में आप देख सकते हैं ई की जगह पे ये पुट किया। ये कहां से पुट किया? पिछले क्लास में बताया था। अब अगले स्टेप में मैंने क्या किया? डी क्यू के नीचे डी टी लिख दिया। अब डी डब्ल्यू वैसे का वैसा, एल। आप जानते हैं कि डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज डी क्यू बाई डी टी? अगेन 11th स्टैंडर्ड में इसके बारे में पता था। व्हाट इज डी क्यू बाई डी टी? इट इज आई, आई यानी कि करंट। तो डी क्यू बाई डी टी की जगह पे मैंने लिखा आई और यहां पे बचा है डी आई, बराबर। यहां तक समझा? डी क्यू बाई डी टी की जगह पे मैंने लिखा आई और मैंने यहां पे लिखा डी आई। यहां तक सब लोग को समझा? स्टेप्स एक बार सब लोग वापस चेक कर लो, मैंने क्या किया। 11th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले से मैंने शुरू किया, ई की जगह पे मैंने एल डी आई बाई डी टी सब्स्टिट्यूट किया, थोड़ा dt को डी क्यू के नीचे लिखा, डी क्यू बाई डी टी को मैंने आई लिख दिया। डन है इतना बात? इसमें किसी को डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है? पक्का आगे बढ़ू? हाँ, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब मैं करूंगा इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है? आई विल बी डूइंग व्हाट? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो अगर हम इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड्स करेंगे क्लास, तो कैसे होगा? इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन एल आई डी आई बराबर आई डी आई। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू बराबर एल बाहर ले लीजिए क्योंकि एल कांस्टेंट है, सिर्फ इंटीग्रेशन होगा आई डी आई का। आई होप इंटीग्रेशन आपको आता है। एल आई डी आई का इंटीग्रेशन कितना होगा क्लास? हाउ मच विल बी आई डी आई? आई डी आई का इंटीग्रेशन कितना होगा? आई स्क्वायर बाई 2 बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं हाफ एल आई स्क्वायर। और अगर आपने 11th स्टैंडर्ड पढ़ी है तो हम वर्क डन को ही एनर्जी बोल सकते हैं। मैंने यू बी क्यों लिखा? व्हाई डिड आई राइट यू बी? दिस स्टैंड्स फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक FIELD फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, इसलिए यू के नीचे मैंने बी लिखा। एक बार अच्छी तरह से याद रखें कि एनर्जी को इस चैप्टर में यू से डिनोट करते, ई से डिनोट नहीं करते, यू से डिनोट करते हैं। You don't denote energy in electrostatics by E because E in
इलेक्ट्रिसिटी इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी को ई से नहीं यू से डिनोट किया जाता है। और उसके नीचे बी क्यों लगा, हमने बी क्यों लिखा उसके नीचे, उसके नीचे बी इसलिए लिखा क्योंकि बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड है, इसके यू बी लिखा। तो फॉर्मूला बन गया हाफ एल आई स्क्वायर। वर्क डन ही एनर्जी होती है। चेक कर लीजिए क्लास, एकदम सिंपल डेरिवेशन है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। क्लास 11th का फॉर्मूला ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, ई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो फिर हमने ई की जगह पे क्या पुट किया, एल डी आई बाई डी टी। ई की जगह पे हमने पुट किया एल डी आई बाई डी टी, बराबर। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने डी क्यू के नीचे डी टी ले लिया। डी क्यू बाई डी टी आई होता है, डी क्यू बाई डी टी आई होता है। ठीक है, उसके बाद हमने यहां पे इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड्स किया और इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द साइड्स करने के बाद हम लोगों को मिल गया एनर्जी। क्या है ये, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इज इट डन, हा या ना? क्या सब लोग को बात समझ में आ रही है? चेक कर लीजिए एक बार, कोई डाउट है पूछ लीजिए फटाफट। डन। लास्ट लेक्चर में बात समझाई थी, चोक कॉइल के बारे में बात किया था। चोक कॉइल याद है? अभिषेक, ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है, इसलिए एनर्जी को ई से नहीं यू से लिखते। डन है? बढ़िया बढ़िया। अब इसके आगे क्या फॉर्मूला निकाला आपने, यू बी इज इक्वल टू क्या, हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, अगला जो टॉपिक है ना उसको बोला जाता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। ये क्या है, दिस इज एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बराबर। एनर्जी डेंसिटी कैंसल्ड है क्या, इज एनर्जी डेंसिटी कैंसल्ड? गायत्री, आर यू श्योर? ओके, एनर्जी डेंसिटी इज कैंसल्ड। ठीक है, बच गए फिर। ठीक है, डिलीटेड है, कोई बात नहीं, ये डन है। तो इसके बाद क्या बचता है फिर? ओके, दैट मींस वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विथ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं ना? हाँ चलो, म्यूचुअल इंडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्टेंस। सबसे पहले म्यूचुअल वर्ड का मतलब क्या होता है, क्या लगता है तुम लोग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड म्यूचुअल? आप म्यूचुअल वर्ड कब इस्तेमाल करते हो? व्हेन डू यू यूज द वर्ड म्यूचुअल? बोलिए। टुगेदर, ऐसा होता है दो लोग होते हैं, दो लोग होते हैं तब म्यूचुअल वर्ड इस्तेमाल करते हैं। बराबर कह रहा हूं क्या? यस।
यस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब दो लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग। तो म्यूचुअल फ्रेंड, तेरा भी फ्रेंड मेरा भी फ्रेंड, ये म्यूचुअल फ्रेंड वाले क्या ज्यादा फेसबुक यूज करते क्या? हाँ, तो म्यूचुअल में दो लोग नहीं, दो कॉइल का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका इस्तेमाल किया जाएगा? दो कॉइल का। इसके पहले आपने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था। सेल्फ इंडक्टेंस में कितने कॉइल थे क्लास? एक कॉइल था, याद आया? म्यूचुअल इंडक्टेंस में कितने कॉइल होंगे? दो कॉइल होंगे। अच्छी तरह से मेरी बात समझना, स्टार्ट कर रहा हूं, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। अगला 15-20 मिनट बिल्कुल भी ध्यान मत भटकाना, वरना टॉपिक समझ में नहीं आएगा। सपोज कीजिए कि आपके पास है एक कॉइल इस तरह से, ठीक है? ये है आपके पास एक कॉइल। इस कॉइल पे हमने लगाई एक बैटरी इस तरह से, हमने लगाया यहां पे एक रियोस्टैट, इसका नाम है RH। ये है एक बैटरी, ठीक है? इसके बाजू में मतलब एग्जैक्टली पास में एक और कॉइल है ऐसी, और इस कॉइल के पास हमने लगाया है एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर यानी कि G। म्यूचुअल इंडक्टेंस में आप दो कॉइल्स का इस्तेमाल करते हैं। जो पहली वाली कॉइल आपको यहां पे दिखाई दे रही है, इसका नाम होता है प्राइमरी कॉइल। जो दूसरी कॉइल आपको यहां पे दिखाई दे रही है, उसका नाम होता है सेकेंडरी कॉइल। कहीं कहीं टेक्स्ट बुक में इसको कॉइल 1 और इसको कॉइल 2 ऐसा भी लिखा जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में हम दो कॉइल के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, किस बारे में बात करेंगे, अभी उसके बारे में मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया है। सिर्फ इतना बोला है कि हम दो कॉइल के बारे में बात करेंगे, बस। उसके बाद मैंने तुमको दो कॉइल का डायग्राम दिखाया। एक ब्लू कलर की कॉइल जिसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, एक रेड कलर की कॉइल जिसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। प्राइमरी कॉइल के साथ आपको बैटरी नजर आ रही है, प्राइमरी कॉइल के साथ आपको एक रियोस्टैट भी नजर आ रहा है, सेकेंडरी कॉइल के पास आपको सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर नजर आ रहा है। पहली खासियत जो आपको समझनी चाहिए वो क्या है? फर्स्ट पॉइंट, प्राइमरी कॉइल एंड secondary coil are kept very close to each other। पहला पॉइंट क्या? प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल एक दूसरे से बहुत ही पास पास में रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल एक दूसरे पास पास में रखे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, पास पास में रखे हैं, एक दूसरे को टच करके नहीं रखे, पास पास में है दोनों, ठीक है? पहला सिर्फ इतना पॉइंट आपके दिमाग में रखिए। आपको ये पॉइंट सुन के ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, क्यों प्राइमरी कॉल और सेकेंडरी कॉल इतने पास पास में क्यों रखें? उस सब सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा, पर पहले मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है क्या? डायग्राम समझ में आया सब लोगों को? डायग्राम में कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ डायग्राम, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम, उसकी बात मैं पूछ रहा हूं। क्लियर है? एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट इन द डायग्राम? No problem in the diagram? All clear? Everybody has got it?
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नाउ पे अटेंशन, नाउ पे अटेंशन। अच्छी तरह से मेरी बात सुनना, थोड़ा भी भटकना मत। बैटरी से एक करंट निकलेगा जिसका नाम होगा आईपी। आईपी, आईपी, वापस बैटरी में जाएगा आईपी। कौन है भाई आईपी? कौन है? कौन है आईपी? लिखो आईपी, करंट फ्लोइंग थ्रू पीसी, यानी कि प्राइमरी कॉइल से फ्लो होने वाला करंट, इसलिए उसको नाम दिया आईपी। पी मतलब प्राइमरी कॉइल का करंट, और ये प्राइमरी कॉइल यानी कि ब्लू वाली कॉइल से ये करंट जा रहा है, इसलिए इसका नाम आईपी पड़ा। ठीक है, अगला काम क्या करने का, इस रियोस्टैट को, इस रियोस्टैट की वैल्यू को वेरी करने का। सेकेंड स्टेप क्या करने का? व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? सेकेंड स्टेप क्या है? वेरी द वैल्यू ऑफ आर एच। आर एच कौन है भाई? रियोस्टैट। रियोस्टैट का वैल्यू वेरी करने का, बदलने का। क्या कोई मुझे बताएगा रियोस्टैट का वैल्यू बदलने से क्या हो जाएगा? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट विल हैपन इफ आई चेंज द वैल्यू ऑफ रियोस्टैट? क्या लगता है तुम लोग को? कम ऑन एवरीबॉडी, रियोस्टैट का वैल्यू बदलने से क्या हो जाएगा? हाँ, रेजिस्टेंस वेरी होगा। रेजिस्टेंस के साथ क्या वेरी होगा? ठीक है, रेजिस्टेंस वेरी होगा, वो सबको पता है। और क्या? कम ऑन एवरीबॉडी, रेजिस्टेंस के वेरी होने से क्या वेरी होगा? करंट वेरी होगा। करंट 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 वेरी होगा। विल द करंट वेरी? कितने लोग को लगता है करंट वेरी होगा? बहुत ही बढ़िया। क्या मैं सेकंड पॉइंट लिख सकता हूं? आईपी विल वेरी, बराबर है। आईपी विल वेरी, आईपी विल वेरी। अब फोर्थ पॉइंट, आईपी वेरी होने की वजह से फाइपी विल वेरी। क्या लगता है तुमको? फाइपी क्या है? व्हाट इज फाइपी? व्हाट इज फाइपी? मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, यानी कि पीसी। एक बार चेक कर लो, सब लोग एक बार डायग्राम को देख लो और मुझे बोलो कि क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई? चेक कर लीजिए, किसी को कोई डाउट है पहले पूछ लीजिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, वरना बढ़ने नहीं वाले। अगर तुमको ये चीजें नहीं समझ में आती है तो आगे बढ़ के कोई मतलब नहीं है। सबको क्लियर है? मैंने रियोस्टैट को बदला, उसकी वजह से प्राइमरी करंट बदला, उसके वजह से प्राइमरी का फ्लक्स बदला। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अच्छा, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, क्या उल्टा बनाया रे मैंने? कौन है रे ये? किरण। क्या उल्टा बनाया मैंने किरण डायग्राम में?
Yes, Kiran. What I have made ulta? Are you looking at the textbook diagram and saying my diagram is ulta? Is it so? Are you looking at the textbook का diagram and saying my diagram is ulta? Is it so? क्या आपको टेक्स्ट बुक में डायग्राम हॉरिजॉन्टली दिखाई दे रहा है, मैंने वर्टिकली डायग्राम बनाया, बस इतना ही फर्क है ना। जरूरी है कि हम टेक्स्ट बुक का डायग्राम एग्जैक्टली छाप के पढ़ें, या जरूरी ये है कि हमें समझ में आ रहा है? क्या हमें समझ में आ रहा है? कैन आई मूव फॉरवर्ड? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। अगला वाला स्टेप तुम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला स्टेप तुम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि मेरा पांचवा स्टेटमेंट तुम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पांचवा स्टेटमेंट है phi s will also vary. Can anybody tell me what is phi s? Magnetic flux of secondary coil. किसका किसका फ्लक्स? किसका फ्लक्स? सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल शुरू हो जाएंगे कि सर सेकेंडरी के पास फ्लक्स कहां से आया? तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि सर सेकेंडरी के पास क्या बैटरी है क्या? सेकेंडरी के पास क्या करंट है क्या? सेकेंडरी के पास कोई करंट है? नहीं है। सेकेंडरी के पास कोई बैटरी है? नहीं है। तो सेकेंडरी का फ्लक्स कैसे बदलेगा? जरा पहली लाइन मेरी बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। जो मैंने पहला पॉइंट लिखा, मैंने जो पहला पॉइंट लिखा वो जरा ध्यान से पढ़ो। पढ़ो ये पॉइंट, रीड करो, रीड करो, सब लोग रीड करो। प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल के बाजू में रखा हुआ है, बहुत ही पास पास में रखा हुआ है। पढ़ा? सब लोगों ने पॉइंट पढ़ा? सब लोगों ने पॉइंट पढ़ा? अब मुझे एक सवाल का जवाब दो। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो। मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर एक आदमी इधर बैठा हुआ है और तुम उसके एग्जैक्टली बाजू में बैठे हुए हो, और अगर ये आदमी हिलता है ऐसा, तो इस आदमी का वाइब्रेशन तुम्हें फील होगा कि नहीं होगा? तुम भी हिलोगे नहीं हिलोगे? आदमी छोड़ो, आदमी छोड़ो, अगर तुम लोग गाड़ी में बैठे हुए हो, इफ यू आर सिटिंग इन अ गाड़ी, और अगर ये गाड़ी वाइब्रेट होती है तो तुम लोग वाइब्रेट होगे कि नहीं होंगे? अब मुझे एक बात जरा सोच के बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स एट द प्राइमरी कॉइल कैन easily travel to secondary coil and become phi s. This means प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स इज इक्वल टू सेकेंडरी साइड का फ्लक्स। सेम है, सेम है। प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स ही सेकेंडरी साइड का फ्लक्स है। क्यों? क्योंकि दोनों कॉइल इतने आजू बाजू में रखे हुए हैं कि इधर आने वाला फ्लक्स में बदलाव सेकेंडरी साइड में भी महसूस होता है। तो जो प्राइमरी साइड का फ्लक्स है वही सेकेंडरी साइड का भी फ्लक्स है, और अगर प्राइमरी साइड में बदलाव आएगा तो सेकेंडरी साइड में भी बदलाव आएगा। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? प्राइमरी सेकेंडरी एक ही है, प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही है, कोई बदलाव नहीं है प्राइमरी सेकेंडरी में। कितने लोगों को यह बात समझ में आ रही है? हाउ मेनी पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दैट प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम? come on, reply.
सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए मुझे। अंडरस्टूड है? जो प्राइमरी है वही सेकेंडरी है, जो प्राइमरी है वही सेकेंडरी है। अगर प्राइमरी में कोई बदलाव आ रहा है तो वो बदलाव सेकेंडरी में भी नजर आएगा। phi p can easily travel to secondary coil and become phi s because they are kept very close। अब मुझे एक बात बताओ, ये हो गया हमारा 6th पॉइंट। अगर डी फाई एस बाय डी टी हो रहा है, वैसे तुम्हें मैं एक चार्ट बना के दिखाता हूं क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं तुम्हें चार्ट बना के दिखाता हूं। सबसे पहले क्या हुआ, आर एच को तुमने वेरी किया, ये सबसे पहले हुआ है ना, सबसे पहले यही हुआ ना। तुमने क्या किया, तुमने आर एच को वेरी किया। 6 पॉइंट, आर एच को तुमने वेरी किया। आर एच वेरी करने की वजह से डी आई पी बाई डी टी हुआ। सबने इस बात पे यकीन किया। डी आई पी बाई डी टी की वजह से डी फाइव पी बाई डी टी हुआ। डी फाइव पी बाई डी टी का मतलब प्राइमरी साइड का फ्लक्स चेंज हुआ। डी फाइव पी बाई डी टी की वजह से डी फाइव एस बाई डी टी हुआ। सेकेंडरी साइड का फ्लक्स चेंज हुआ। सेकेंडरी साइड का अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ई एस पैदा होगा, और अगर ई एस पैदा होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, क्योंकि ई एस की वजह से आई एस पैदा होगा और आई एस के वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। बिल्कुल ध्यान से समझो, डायग्राम में ध्यान से समझो। प्राइमरी साइड का करंट में बदलाव, प्राइमरी साइड के फ्लक्स में बदलाव, पर वो प्राइमरी साइड का फ्लक्स सेकेंडरी साइड पे भी बदलाव दिखा रहा है, यानी कि डी फाइव एस बाई डी टी मिल रहा है, जिसकी वजह से सेकेंडरी साइड में ईएमएफ पैदा हो रहा है। क्योंकि सेकेंडरी साइड का कॉइल अगर ये महसूस कर सकता है कि आइला मेरे में से फ्लक्स बदल रहा है, भले ही सेकेंडरी कॉइल को पता ही नहीं है कि उसके अंदर से फ्लक्स क्यों बदल रहा है। एक्चुअली सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल के इतने पास में रखा हुआ है कि प्राइमरी में आने वाला बदलाव सेकेंडरी में आने वाले बदलाव जैसा नजर आ रहा है। तो अगर सेकेंडरी में फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो फराडे और लेंसेज की वजह से वहां पे ईएमएफ पैदा होगा। अगर सेकेंडरी साइड में ईएमएफ पैदा होगा तो सेकेंडरी साइड में करंट पैदा होगा, और अगर सेकेंडरी साइड में करंट पैदा होगा तो तुम्हें यह गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देना शुरू कर देगा। इस पूरे कंसेप्ट को म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से जाना जाता है। कितने लोगों को कहानी समझ में आई? कितने लोगों को कहानी समझ में आई? हाउ मेनी पीपल हैव अंडरस्टूड द कहानी? जितनी कहानी मैंने अभी तक से समझाई, सिर्फ उतनी ही कहानी के बारे में हाँ या ना पूछ रहा हूं बस। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड द कहानी?
विजय, एक के ऊपर एक रख देंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और जब मैं ट्रांसफॉर्मर समझाऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि इसका असली यूज क्या है। ऐसे तुम्हें यूज समझ में नहीं आएगा। ट्रांसफॉर्मर जब समझाऊंगा ना तब तुम्हें यूज समझ में आएगा। क्लियर? एवरीबॉडी इज क्लियर? कोई मुझे डाउट पूछना चाहता है इसमें? एनी डाउट्स यू वांट टू आस्क? तनिष्का का सवाल है, सर दोनों साइड में बैटरी क्यों नहीं लगाई? अरे बाबा, यही तो जादू दिखाना था कि बैटरी एक साइड में लगाते हैं और डिफ्लेक्शन दूसरे साइड में मिलता है। जब हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे तब आपको इस चीज का महत्व समझ में आएगा। अभी कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट। अबे जादू नहीं है, कंसेप्ट है। म्यूचुअल ही तो है। प्राइमरी में जो आता है वो सेकेंडरी में दिखाई देता है। अब आधे लोग सोच रहे होंगे, चलो बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट आएगा कि यार ये क्या क्या मतलब, इसका यूज क्या है। मैं जरा फटाक से तुम्हें एक यूज बता दूं, तुम्हें एक यूज बता दूं, तुम्हारे दिमाग में चीजें क्लियर हो जाएंगी। बता दूं यूज? बताओ यूज, बताओ। सुनना है तुम लोग को यूज। आधे लोग सर पकड़ के बैठे होंगे कि करना क्या है, इस चीज का यूज क्या है। बराबर है ना? अच्छा, नया वाला आईफोन के बारे में सुना है? आई थिंक आईफोन 12 सुना है। आईफोन 12 क्या खासियत, क्या आईफोन 12 की? व्हाट इज द खासियत ऑफ आईफोन 12? बस सुना है। हाँ मैंने भी सुना ही है। खासियत है ये। हाँ, राज पाटिल के पास है लगता है आईफोन। चार्जर नहीं दिया, चार्जर नहीं दिया, ये है नए वाले आईफोन की खासियत। तो अब आप सोच रहे होंगे चार्जिंग कैसा करते हैं उसको फिर? हाउ डू यू चार्ज, हाउ डू यू चार्ज आईफोन 12? देखना है? पिक्चर दिखा दो, रुक जरा। तुम लोग मेरे को मजबूर कर देते हो। रुक रे बाबा रुक, अभी बात निकली है तो दूर तक जाएगी। मिला मिला मिला, फोटो मिला, रुक जाओ, बस कुछ वक्त का इंतजार। आपके स्क्रीन पे है आईफोन 12 और आईफोन 12 कैसे चार्ज होता है ये आपको दिखाई देने के लिए आपके स्क्रीन पे है फोटोग्राफ। सब लोग को फोटोग्राफ दिख रहा है रे बाबा? एवरीबडी इज एबल टू सी द फोटो? पक्का? अरे ये जो आपको डब्बा दिखाई दे रहा है ये है हमारा आईफोन 12। कभी मत खरीदना, वेस्ट ऑफ मनी। ठीक है? ये जो आपको गोला आकार चीज दिखाई दे रही है इसकी मदद से आईफोन चालू, चालू मतलब चार्ज होता है, इसकी मदद से आईफोन चार्ज होता है। ठीक है? कैसे चार्ज होता है आपको पता है क्या? डू यू नो कैसे चार्ज होता है? ये देखो, ये जो बंदा है इस बंदे को प्राइमरी कॉइल मानो। ये बंदा कौन है? प्राइमरी कॉइल। अब सब लोग आराम से अच्छे से मेरी बात सुनेंगे, ठीक है? ऊपर वाला जो बंदा है इसको मानो प्राइमरी कॉइल। ये जो आईफोन का बॉटम पार्ट है यहां पे भी एक कॉइल होती है, उसको मानो सेकेंडरी कॉइल। ठीक है? आईफोन के अंदर एक कॉइल होती है। अब तुम ये बात मानने से भी इनकार कर दोगे। तुम बोलोगे सर किधर कॉइल होता है, कैसा होता है, कैसा दिखता है, हम लोग तो कभी नहीं देखा, हम लोग तो यूज करता है एंड्रॉइड फोन, किधर का कॉइल, कैसा कॉइल?
दिखाता हूं, डोंट टेक टेंशन। एज आई सेड, फीलिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ये देखो, ऐसा होता है, दिखा कॉइल, दिखा ऐसा कॉइल आईफोन के अंदर है रे बाबा। इस कॉइल को अपन सेकेंडरी कॉइल बोल रहे, ठीक है। और इधर जो कॉइल है, ये ऊपर वाला जो चीज दिख रहा है ना, ये प्राइमरी कॉइल है। तो सबसे पहले मैं तुमको सवाल पूछना चाहूंगा कि सेकेंडरी कॉइल किधर है और प्राइमरी कॉइल किधर है। ये सबको समझ में आया? हाँ या ना बोल दो। एवरीबडी हैज अंडरस्टूड वेयर इज प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल? अच्छा, हाँ, एक बात मुझे बताओ, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल आर वेरी पास? व्हाट डू यू थिंक? दे आर वेरी पास, राइट है ना? दोनों पास है कि नहीं है? पास है ना? ऐसा तो नहीं है ना एक कॉइल दूसरे कॉइल को टच है? टच तो नहीं है ना, टच नहीं है, पास में है, पास में है, बराबर है, पास में, ठीक है। अब क्या होता है, प्राइमरी कॉइल में आता है करंट। ये आया करंट, अपन लेते दूसरा कलर जो अपने को दिखाई दे, हाँ, ये है लाल। ये आया प्राइमरी कॉइल में करंट, ये है आईपी, ठीक है। यहां पे आर एच नाम का रियोस्टैट होता है। आर एच नाम का रियोस्टैट की वैल्यू बढ़ती घटती है। कहां पे? इस व्हाइट कलर की जो चीज आपको दिखाई दे रही है, यहां पे होता है एक रियोस्टैट, जिससे वैल्यू बढ़ाते और घटाते हैं, जिसकी वजह से आईपी की वैल्यू घटती और बढ़ती है। अब जैसे ही आईपी की वैल्यू बढ़ती और घटती है, 5p की वैल्यू बढ़ती और घटती है, यानी कि d5p बाय dt हो जाता है। क्या हो जाता है? d5p बाय dt। अब तुमने खुद ये बात कबूल किया कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल इज वेरी पास। तो अगर d5 बाय dt आ रहा है, तो इट विल बी लाइक d5s बाय dt। सेकेंडरी वाले को लगेगा कि अइला मेरे में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, पर हालांकि मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग प्राइमरी में, पर प्राइमरी और सेकेंडरी इतना पास में है कि सेकेंडरी वाले को ऐसा फीलिंग आता, अइला मेरे में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो सेकेंडरी वाला बंदा अगर d5s बाय dt मिल जाता है सेकेंडरी वाले को, तो सेकेंडरी वाला बंदा ईएमएफ बनाता है, उस ईएमएफ से करंट बनाता है, उस करंट से तुम्हारा मोबाइल चार्ज होता है। और इसी चीज को आसान भाषा में वायरलेस चार्जिंग बोलते हैं। वायरलेस चार्जिंग, इट यूजेस अ कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कुछ समझा? दिमाग की घंटी बजी? yes, it's a kind of charging only, it's kind of charging only, but you are not connecting a physical pin inside your mobile. You are just keeping your mobile on this thing, and it automatically starts charging. How many of you got an idea about mutual induction? कितने लोगों को म्यूचुअल इंडक्शन का आइडिया आ गया? पक्का? अभी तो किसी को त्रास नहीं है ना? अभी तो कोई ये तो नहीं सोच रहा ना कि ऐसा क्यों करना पड़ता है, वैसा क्यों करना पड़ता है? आईफोन 12 में तक दिया हुआ है, अब तो मान जाओ। मान गए क्या? मान गए ना? बस बस, कहानी खत्म। बस यही तो तुम्हें मानना था, बस खत्म होगी कहानी। अब हम जा रहे हैं फॉर्मूला के ऊपर। लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मूला।
अब देखो तुम्हें कैसा फॉर्मूला समझाता हूं, एकदम मक्खन की तरह तुम्हें फॉर्मूला समझ में आएगा, एकदम मक्खन है। ये देखो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी is directly proportional to current of primary। क्या तुम्हें ये बात सही लगती है? टेक योर टाइम, थिंक, थिंक। सेकेंडरी साइड का फ्लक्स प्राइमरी साइड के करंट पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं जानता हूं आधे लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, सेकेंडरी साइड का फ्लक्स प्राइमरी साइड के फ्लक्स पे डिपेंड करता है, पर प्राइमरी साइड का फ्लक्स प्राइमरी साइड के करंट पे डिपेंड करता है। अरे अगर ऐसा होता है तो अपन डायरेक्टली भी तो बोल सकते हैं कि सेकेंडरी साइड का फ्लक्स प्राइमरी साइड के करंट पे डिपेंड करता है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हाँ या ना हो जाए? म्यूचुअल म्यूचुअल म्यूचुअल, किसी और का फ्लक्स किसी और के करंट पे डिपेंड कर रहा है। म्यूचुअल, म्यूचुअल दिखाना पड़ेगा ना, किसी और का फ्लक्स किसी और का करंट। बराबर है कि नहीं? बात में दम है कि नहीं? नो नो इश्यूज, नो इश्यूज, एवरीबॉडी ओके, एवरीबॉडी ओके। दिस इंप्लाइज फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी इज इक्वल टू एम आई पी। आधे लोगों ने एम तो गेस कर ही लिया होगा, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे कि वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस था ना, एल 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 से डिनोट किया था ना, एल से, एल इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। यहां पे एम है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और आपका फॉर्मूला है तैयार। तैयार, फॉर्मूला तैयार। बोलिए बोलिए, पहला फॉर्मूला समझ में आया? Has everybody got the first formula? बराबर है? सिंपल एंड स्वीट, सिंपल एंड स्वीट। बढ़िया बढ़िया। आप देखो, आप देखो, अगला अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो। सेकेंडरी साइड का ईएमएफ बराबर डी फाई एस बाय डी टी। क्या यह बात सत्य है? कितने लोगों को यह बात सत्य लगती है? यस, लेंसेज लॉ, लेंसेज लॉ है कि नहीं है? है कि नहीं? सेकेंडरी साइड का फ्लक्स क्या है ये? क्या है ये? दिस विल बी कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ सेकेंडरी कॉइल फ्लक्स। ये क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड एट सेकेंडरी साइड। मेरी बेसिक वाली बात याद रखी तुम लोगों ने? जिधर फ्लक्स चेंज होगा उधर ही ईएमएफ पैदा होगा। फ्लक्स किसका चेंज हुआ? सेकेंडरी का, तो ईएमएफ किधर पैदा होगा? सेकेंडरी में होगा पैदा। बराबर बराबर। अब मैं पहले वाला स्टेप एक बार रिपीट कर रहा हूं। पहले वाले स्टेप में तुमने क्या किया? पहले वाले स्टेप में मैंने बोला कि सेकेंडरी साइड का फ्लक्स प्राइमरी साइड के करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? सेकेंडरी साइड का फ्लक्स प्राइमरी साइड के फ्लक्स पे डिपेंड करता है, प्राइमरी साइड का फ्लक्स प्राइमरी साइड के करंट पे डिपेंड करता है। तो क्या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सेकेंडरी साइड का फ्लक्स प्राइमरी साइड के करंट पे डिपेंड करता है? यह पहला स्टेप। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, इक्वल टू साइन डाला, कांस्टेंट की जगह पे एम डाला, पहला फॉर्मूला डन। अब समझा सब लोगों को पहला फॉर्मूला? somebody was telling me to repeat. Done.
डन डना डन। बढ़िया। अब अगला फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, सेकेंडरी साइड का फ्लक्स अगर बदलेगा तो सेकेंडरी साइड में ईएमएफ पैदा होएगा। तो अपन लिख सकते हैं ES बराबर d/dt m टाइम्स IP। देखो मैंने क्या किया, अच्छी तरह से देखो मैंने क्या किया, फाइ s की जगह पे मैंने लिखा m टाइम्स IP। अभी मैंने ऊपर यही डिराइव किया था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, m को बाहर निकाल सकते हैं। ES m को बाहर निकाला, dIP/dt। आप चाहिए तो यहां पे माइनस साइन जरूर लगाइए, लेंसेज लॉ में माइनस साइन आता है ना। ये हो गया आपका सेकंड फॉर्मूला। जब तक आप सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस को एक साथ बैठ के नहीं देखेंगे, आपको दोनों के अंदर का फर्क और दोनों के अंदर का जो कंसेप्ट है वो दिमाग पे नहीं बैठने वाला। सेम चीजें वहां पे भी की है, सेम चीजें यहां भी कर रहे हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है कि ईएमएफ पैदा हो रहा है सेकेंडरी में, पर जिम्मेदार है प्राइमरी का करंट। किसी और में ईएमएफ पैदा हो रहा है, तुम ईएमएफ किसी और के हो, बट करंट किसी और में चेंज होता है। बात को समझो, तुम ईएमएफ किसी और के हो, बट करंट किसी और में चेंज होता है। करंट चेंज होता है किसमें, करंट चेंज होता है प्राइमरी में, और ईएमएफ पैदा होता है सेकेंडरी में। इसलिए इसको बोलते म्यूचुअल इंडक्शन। मैं और गला फाड़ू कि तुम लोग को समझ में आ गया है? शुड आई और फाड़ माय गला, और यू हैव अंडरस्टूड व्हाट्स म्यूचुअल इंडक्टेंसेस? पक्का? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे वहां पे एल का म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम का यूनिट भी हेनरी होता है, एम का यूनिट भी हेनरी। बहुत ही बढ़िया। क्या करना है आप लोगों ने, आज के आज आपने सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये दोनों का दोनों आज आपने खत्म करना। इसके बाद सिर्फ दो टॉपिक बचते हैं। एक तो कपलिंग वाला टॉपिक बचता है, एक ट्रांसफॉर्मर वाला टॉपिक बचता है, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स बचते हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि अगले लेक्चर में भी ये चैप्टर खत्म हो सकता है, पर मैं नहीं खत्म करूंगा जब तक तुम लोग ये नहीं बताते कि सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस तुम्हें समझ में आ गया है। फिर हम कपलिंग और ट्रांसफॉर्मर खत्म करेंगे, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स खत्म करके ये ईएमआई चैप्टर को हम डिक्लेयर करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स एवरीबॉडी? हाँ या ना? करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? बढ़िया। तो क्लास मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय, पढ़ाई करो, ठीक है?